नमस्कार दोस्तों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मराठों के उत्कर्ष पर बात हो रही थी। आज भी उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग शिवाजी तक बात किए थे, जैसे उनके जन्म, मृत्यु, माता पिता, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों आदि पर हमारी चर्चा हुई थी। आज इस अगली कड़ी में उनके उत्तराधिकारियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे या जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं अब तक, उस पर बात होगी। एक मोटिवेशन के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था और मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। तो संभाजी के संबंध में इतनी ही बातें महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया, तो उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को, और मार्च 1689 में मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार करके उनकी हत्या कर दी। अब देखिए प्रश्न कैसे बनाया है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई और नानाजी देशमुख। तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया संभाजी के बाद। ये IAS प्री 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? सतारा। पहली राजधानी कहाँ थी? तो मराठा की पहली राजधानी रायगढ़ थी और दूसरी राजधानी राजाराम ने कहाँ बनाया? सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनको देखते हैं। पहला है हवलदार। इसका कार्य क्या था? आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करना। सरे नौबत, किले की सेना का नेतृत्व। सवनिस, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करना। इनसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं? तो परीक्षाओं में ऐसे पूछा जा सकता है कि सरे नौबत कौन थे, या सरे नौबत किसके शासन व्यवस्था में थे, या उनका कार्य क्या था। ठीक है, तो हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था देखरेख करते थे, सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करते थे, और सवनीस जो थे वो किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करते थे। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 1700 में मारा गया। किस सन में? सन 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई। अब राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1700 मराठा प्रशासन में ताराबाई पे भी बहुत बार प्रश्न बने हैं। ताराबाई भी महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। अब यहाँ प्रश्न बना है UPPCS प्री और RO में भी कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? अभी मैंने पीछे चर्चा की तो ताराबाई के हाथों में था। राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक शाहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र, किसका? शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई एक तेजस्वी महिला थी। उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा तथा किसको? रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो ताराबाई थी। UPPCS स्पेशल प्री 2008 में पूछा हुआ है। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ।
जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे। ये पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि पेशवा लोग कहाँ रहते थे, तो वो पुणे में रहते थे। यहाँ एक नोट है इम्पोर्टेंट कि पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। पेशवाओं की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए, पेशवाओं की सफलता का रहस्य देखें तो क्या था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे। उनके पास से वो चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद और कुमक अतिरिक्त सैन्य सहायता जाने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, क्या कहा कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवा गांव की संधि हुई। यहाँ कैसे प्रश्न बना सकता है कि शिवा गांव की संधि किस युद्ध में हुई? तो पालखेड़ा की युद्ध में। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ। किसकी हार हुई? तो निजाम की हार हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। एक और नोट है यहाँ पे कि 1737 में बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। प्रभुत्व की सीमाएं तो उनकी बढ़ी, लेकिन इसको मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया। मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध के होने के कारण चर्चित रहा था। ये तो सबको पता होगा क्योंकि अभी इस पे हाल ही में फिल्म भी बनी है। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। यहाँ एक क्वेश्चन बना है, कथन है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण क्या है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और डी कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है। ये यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी है। 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु होने पर शाहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया? अब पेशवा बन गया। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बने। यहाँ काल क्रमानुसार भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सबसे पहले बना, क्रम लगाने को दे देगा। एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव और माधवराव प्रथम। तो अभी हमने चर्चा की कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव राजा बने, लेकिन वास्तविक शासक पेशवा हो गए। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। झलकी की संधि वेरी इंपॉर्टेंट।
हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। एक नोट है कि साम्राज्य विस्तार के लिए मराठों के द्वारा किए गए जो सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। साम्राज्य विस्तार के द्वारा मराठों को संसाधन का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा नारायण राव जो 1772-73 की ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा करा दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। अब 12 भाई सभा क्या थी? तो मराठा प्रशासन में 12 सदस्यों की एक परिषद थी जो पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट। किसने? जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस, जिनका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, उनको मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। किसकी सहायता से? अंग्रेजों की। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यहाँ से तो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 में। और इसमें जो नागपुर के भोसले थे उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को कौन सी संधि हुई? तो देवगांव की संधि हुई। पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि से खत्म हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस सन में प्रारंभ हुआ और कौन सी संधि से खत्म हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे ही प्रश्न अब बना रहे हैं पीसीएस की परीक्षाओं में। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। आरओ मेंस 2016 में पूछा है। तो ये चाकन के किले पर विजय 1648 ईस्वी और मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ 1657। अफजल खां का प्रकरण 1659 और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 ईस्वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुपया, लारी, टका, रुका। ये भी यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा है। तो जो रुका तांबे की मुद्रा थी, रजत मुद्रा नहीं थी, जबकि रुपया, लारी एवं टका रजत मुद्राएं थी। रुका कैसी मुद्रा थी? तो तांबे की मुद्रा थी। बाकी रुपया, लारी और टका शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। मैंने बोला ना कि अब प्रश्न का पैटर्न बदल चुका है और अब इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने मराठाओं
के साम्राज्य पे चर्चा करते हुए इन प्रश्नों को भी शामिल किया ताकि पढ़ना और भी आसान हो जाए और साथ के साथ पढ़ करके प्रश्न भी सॉल्व कर सकें। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल है 1713 से 1720 ईस्वी। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल है 1720 से 1740। बाजीराव 1740 में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने और 1761 तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल है 1761 से 1772 ईस्वी। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। छत्रपति शाहू जी, राजाराम, संभाजी और शिवाजी द्वितीय। संभाजी 1680 से 1689, छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र। राजाराम 1689 से 1700, शिवाजी के दूसरे पुत्र। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1708, राजाराम के पुत्र। और छत्रपति साहू जी संभाजी के पुत्र 1708 से 1749 ईस्वी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है। खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले और हरचरण दास। काशीराज पंडित जो थे उन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई। अगला प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? आईएएस प्री 2010 में पूछा हुआ है। वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। दूसरा है कि उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदिल बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह मुगल प्रशासन को चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है ए कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? देखिए ये कहाँ कहाँ पूछा जा चुका है। तो अफगानों ने, अभी पिछले प्रश्न में चर्चा हुई है, अहमद शाह अब्दाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर, रूहेला नजीब, खान अली मोहम्मद खां और हफीज रहमत खां। तो रूहेला नजीब अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला या नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। अगला प्रश्न है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? वोडेरों, जमोरिनों, होयसलों या मराठों? तो मराठों के। मोडी लिपि मराठों के अभिलेखों में प्रयोग होता था। एक नोट देखते हैं। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। सूरत की संधि कब हुई? 1775। पुरंदर की संधि 1776। बड़ा गांव की संधि 1789। 1779। सालबाई की संधि 1782। बसीन की संधि 1802। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। राजापुर घाट की संधि 1804। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817। मंदसौर की संधि 1818। इस तरह मराठा साम्राज्य पर हमारी विस्तृत चर्चा समाप्त हुई। मराठा साम्राज्य पर बात करते करते बीच में हमने पुराने प्रश्न पत्रों को भी सॉल्व किया, जिससे हमें आगामी परीक्षा में बहुत सहयोग मिलेगा। पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और किसी भी परीक्षा में सफलता की दर बढ़ जाती है। तो आज के इस श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।